हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम साफ यानी कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक, तो इसके ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, इसका डिस्कशन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। हम उन खास टॉपिक्स पर जाएंगे, उनके सब टॉपिक्स पर जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप सबको बधाई देते हुए, है ना, शुरू करना चाहूँगा मैं इसको कि सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, करेंगे, उन सब के लिए, और साथ ही साथ व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए, आने वाले CGPSC की परीक्षा के लिए और CG पुलिस के यानी कि SI की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ तमाम तरह के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में हम व्यापम के और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका भी इसी तरह से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो साफ का यानी कि ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक का आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में नोटिफिकेशन क्या आया है थोड़ा देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर तो देखिए 5 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा व्यापम के वेबसाइट पे, और ये चलेगा आपका 22 नवंबर तक। ये हो गया डेट, 5 से 22 तक का डेट रहेगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए आपको 2nd डिवीज़न होना अनिवार्य है, और सहायक संपरीक्षक के लिए ग्रेजुएशन यानी BA BSc, है ना, BA BSc BCom जो भी है आपका BCom, ये सब होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करूं तो आपका 21 वर्ष है, मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष है। और पोस्ट की अगर बात करूं तो आप बाकी चीज़ें आप सब देख लेना। इसमें सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा बस। सिलेबस में क्या है, देखिए सिलेबस में है कि आपका 100 नंबर का तो रहेगा GK GS और मैथ्स, यानी 50 का GK GS और 50 का मैथ्स, ऐसा मान लीजिए। और 100 नंबर के आएंगे आपके क्या चीज़, हिंदी। तो जिन लोगों का हिंदी व्याकरण स्ट्रांग है उन लोग इसके प्रबल दावेदारों में से हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि हिंदी स्ट्रांग है तो पूरा पेपर ही बन जाएगा। हिंदी तो बहुत लोगों का स्ट्रांग रहता है, इसमें मैथ्स का खेल रहता है। मैथ्स, जिन लोगों का मैथ्स अच्छा से बनता है, हिंदी को कवर कर लेते हैं, वही इस पेपर को निकाल पाते हैं। और बाकी GK GS में देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो फिर से बता दूं, मैं सभी परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साफ वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सबके लिए है, सब लोगों को देखना है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है 2018 का पेपर है साफ का। आने वाले दिनों में इस तरह के व्यापम के जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पेपर हैं उसको लेकर आऊँगा और इसका छानबीन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सारे टॉपिक्स पर जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में से कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम सबसे पहले देखेंगे तो उनका होता है आपका कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति को पूरा पढ़ना है, समझ गए, यानी कि संविधान खंड में जो राष्ट्रपति हैं उनको पूरा से हमको पढ़ना है, उनकी शक्तियों के बारे में, उनका चुनाव कैसे होता है और सारी चीज़ें हैं ना, क्या क्या शक्तियाँ हैं।
तो कार्यपालिका शक्ति होता है। दो तरह की शक्तियाँ होते हैं, सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो सामान्य शक्तियों में आता है आपका कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, है ना, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, और होता है न्यायपालिका शक्ति, न्याय से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित शक्ति होता है उनके पास। सैन्य शक्ति होता है ना, वित्तीय शक्ति होता है, क्षमादान की शक्ति होता है। ये सारी शक्तियाँ होता है। इसके अलावा उनके पास होता है वीटो, है ना, वीटो की शक्ति होता है उनके पास, और स्वविवेकी शक्ति होता है। ठीक है, स्वविवेकी शक्ति होता है उनके पास। तो स्वविवेकी शक्तियों में चलिए देखते हैं कौन कौन सा उनके पास स्वविवेकी शक्ति होता है उसको। तो ये देखिए, ये सब हैं राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियाँ। ठीक है, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना। विधेयक समझते हैं आप, लोकसभा राज्यसभा में कोई भी कानून पास कराना रहता है तो सबसे पहले विधेयक यानी बिल पेश किया जाता है। जब दोनों सदनों से वो पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति को ये स्वविवेकी शक्ति है कि वे उन विधेयकों को आपत्तियों के साथ वापस भेज सकते हैं। पहला शक्ति तो ये है। दूसरा स्वविवेकी शक्ति, विधेयकों को रोक कर रख सकते हैं। तीसरा शक्ति है, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। देखिए, यहाँ पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और यहाँ आपत्तियों सहित वापस भेज सकते हैं। दोनों अलग अलग तरह की विवेकी शक्ति हैं। और क्या है उनके पास, संसद को संदेश भेज सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। विधेयकों की स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद को सलाह लेना आवश्यक नहीं है, उनसे सलाह लेना। ठीक है, अब ये विधेयक तो आ गया, लोकसभा राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति के पास आ गया विधेयक जी, तो उन विधेयकों पर अब स्वीकृति देना है कि अस्वीकृति देना है कि वापस भेजना है कि क्या करना है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि मंत्रिपरिषद से सलाह लें, आवश्यक नहीं है इसका। ठीक, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, वो स्वविवेकी शक्ति है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कह सकते हैं। देखिए, इसको देखिए, सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता अगर, है ना, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ और दो तीन जो मुख्य पार्टियां हैं उनको बराबर या फिर कम ज़्यादा मात्रा में वोट मिल गए, किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और वो लोग एक तरह से बोला जाए तो गठबंधन भी बनाने में अक्षम है और इस तरह से उनको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे राष्ट्रपति, तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये उनका स्वविवेकी शक्ति, किसी भी दल को। ठीक है, जब किसी राजनीतिक दल से एक से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, ऐसा अगर हो रहा है, आमतौर पर होता नहीं, लेकिन अगर हो गया तो राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। ये भी क्या है, इनका स्वविवेकी शक्ति है, प्रधानमंत्री का चुनाव। वैसे तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं, है ना, वो दल वाले चुनते हैं, पार्टी वाले, और उन्हीं को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का परिस्थिति बनता है ना, तो एक ही दल से एक से अधिक प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं, तो उनका स्वविवेक है कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चुन सकते हैं। अगला है, सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाए, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे तब। ठीक है, सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाए और लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे, तब वो उनके ऊपर है कि वो भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उनका स्वविवेकी शक्ति है। ऐसा भी हो सकता है कि बिना सिफारिश के भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है, ये उनका स्वविवेकी शक्ति है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सरकार त्यागपत्र दे व नई पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना या लोकसभा का विघटन करना हो, तब भी वो अपने स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए, विघटन आ गया, लोकसभा का विघटन करना है तो स्वविवेकी शक्ति का ही
प्रयोग करते हैं। तो ये सभी तो हो गए उनके स्वयं की शक्तियाँ, है ना। तो अब चलिए प्रश्न पत्र पर चलते हैं कि आंसर क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लोकसभा के बहुमत दल, है ना, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। क्या ये उनका स्वयं की शक्ति है क्या? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। तो देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, शासकीय विधेयक को सिफारिश सहित वापस भेजना, ये देखिए ये हमने पढ़ा अभी अभी। विधेयक को रोक लेना ये भी है। संसद का सत्र बुलाना, ये तो हमने नहीं देखा था। विदेश यात्रा भी नहीं देखा है हमने। शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, इसको भी हमने देखा। तो हमने 3 चीज़ें देखा। और साथ ही साथ ये भी क्या है, जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करना भी क्या है, स्वयं की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 4 यानी कि 1, 3, 4 और 7, तो कहाँ कहाँ है 1, 3, 4 और 7 है। देखिए 1, 3, 4 और 7, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी ये जो है वो उनका स्वयं की शक्ति नहीं है। पहला है, तीसरा है, आपका चौथा है और आपका 7वां, ये आपका स्वयं की शक्ति है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए पंचायती राज संस्थानों की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है। तो चलिए हम देखते हैं सही क्या है इसमें। देखिए ग्राम पंचायत में 10 से 20, बिल्कुल 10 से 20 होता है, यानी कि न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 10 होता है। किसी भी ग्राम पंचायत का अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 20 होता है, यानी कि ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, पंच होते हैं, वार्ड होता है। तो कम से कम 10 वार्ड यानी 10 पंच और अधिक से अधिक 20, ये सही है। सही पूछा है यहाँ पर। ठीक है, 10 से 20 सही हो गया। ग्राम पंचायत में 15 से 25, ये तो गलत होगा, 15 से 25 नहीं है। और जैसे ही ये गलत हुआ, जिसमें जिसमें 2 हैं वो गलत हो जाएंगे, है ना। इसमें भी 2 है, ये भी गलत हो गया, तो 2 ठो बचे। देखिए 1, 3 तो दोनों है, 3 भी सही है, 10 और 25। ठीक, जनपद पंचायत में क्या होता है, 10 से 25। ठीक, अब जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत का जो सदस्य संख्या होता है वो होता है 10 से 35। ठीक, 10 से 35। तो ये जो चौथा है, जो छठवां, ठीक है, तो पहला, तीसरा और छठवां यही आपका सही होगा। आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। 10 से 20 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत 10 से 25 और जिला पंचायत 10 से 35, न्यूनतम 10, अधिकतम 35 सदस्य। ठीक है, ग्राम पंचायत तो देखिए कहाँ गया, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज मैंने छत्तीसगढ़ की पंचायती राज, तो इसके बारे में भी हम वीडियो लेकर आएंगे, राष्ट्रपति के बारे में भी लेकर आएंगे। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। देखिए ग्राम सभा की बैठक आ गया, ये भी क्या से है, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम सभा की बैठक पंचायती राज से भी संबंधित वीडियो हम लेकर आएंगे। ग्राम सभा पंचायती राज में आता है। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, 3 माह में एक बैठक। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी, यानी ग्राम पंचायत जो होता है वो कोई ग्राम पंचायत एक ही ग्राम से बन जाता है और कई जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें और भी ग्राम शामिल होते हैं। तो उसी को कहा जा रहा है कि अगर 2-3 ग्राम से मिलकर ग्राम पंचायत बना है तो प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी ग्राम सभा की। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही बैठक होगी, ये तो सरासर गलत है, यहाँ से ये गलत हो गया। अगर आपको कुछ नहीं पता फिर भी देखो हर गांव में बैठक होगी, ये सही है और ये गलत है तीसरा। तो जैसे ही तीसरा गलत होता है ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, है ना। बच जाएगा क्या आपका दूसरा बी और डी, ठीक है ना, बी और डी ऑप्शन बच गया है।
बी और डी ऑप्शन आपका बच गया है। तीसरा गलत है, माने कि ए गलत है और सी गलत है। ग्राम सभा की बात हो रही है यहाँ पर। कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो देखो, ऐसा वरिष्ठतम पंच वाला कोई बात है नहीं। चौथा भी गलत होगा, यानी कि छठवां भी गलत होगा, यानी कि ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 5। ठीक है, 1 सही है, 2 सही है और 5 सही है। तो कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, उसमें बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरपंच करते हैं, सचिव करते हैं। और जो मान लीजिए सरपंच सचिव नहीं है तो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है अध्यक्षता के लिए किसी को। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के वोटर लिस्ट में जो जिनका नाम रहता है वही सब लोग क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो उन्हीं में से चुना जाता है। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक, तो ग्राम सभा के संबंध में भी हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? तो देखिए, एक और प्रश्न आ गया आपका पंचायती राज से संबंधित। तो पंचायती राज को स्पेशल अच्छे तरीके से हमको कवर करना है। इसको बहुत ही जल्दी इससे संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। जिला पंचायत के बारे में पूछा गया है। अध्यक्ष अगर सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष है। देखिए, सामान्य तौर पर उपाध्यक्ष जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ किसी भी तरह का वैसा कुछ है नहीं, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है जिला पंचायत के संबंध में, उसको हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसको डील करेंगे। ठीक, देखिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये चीज़ अनुसूचित क्षेत्र में होता है ना, तब अगर अनुसूचित जाति जनजाति से नहीं है अध्यक्ष, तब वहाँ पर उपाध्यक्ष को है अनुसूचित जाति जनजाति का बनाया जाता है। लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ प्रावधान नहीं बताया गया है, तो इसमें उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो देखिए यहाँ 17-18 के लिए पूछा गया है और साथ ही साथ जीडीपी भी पूछा गया है। यहाँ पर 18-19 के प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितना जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की है? देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का एक तरह से यहाँ पर अनुमान पूछा है। ठीक है, जीडीपी का अनुमान। तो इन प्रश्नों को हमको कैसे डील करना है? देखिए, ये सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पूछा है, मतलब ये आपका इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे। देखिए 18 का क्वेश्चन पेपर है तो 17-18 का पूछा है। अभी पेपर कब होगा? 21 में, है ना। 2021-22 को होना है तो 2020-21 का आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, 20-21 का। ठीक, यहाँ पर भी देखिए जो अनुमान बताते हैं अलग अलग संस्थानों द्वारा जीडीपी का, तो उसको भी हमको एक करंट के रूप में याद रखना है। ठीक है, तो इसका तो ये तो करंट से संबंधित चीज़ें हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस तरह के और क्वेश्चन आए हैं। भारत में वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन, ये खाद्यान्न का उत्पादन पूछा है। ये भी क्या से संबंधित है? इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना ही पड़ेगा। और किस तरह का प्रश्न पूछा है? देखिए, मिलियन टन में उत्पादन पूछा है। तो अभी खाद्यान्न का पूछा है, हो सकता है तिलहन फसलों का पूछ दे या फिर दलहन का, है ना। ये खाद्यान्न अनाजों का है तो
इस तरह से हमको पढ़ना है चीज़ों को। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ये एक प्रश्न है। तो औद्योगिक, देखिए औद्योगिक पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न है। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, और ये हो सकता है कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार पूछते हैं, या अन्य तरह के पुरस्कारों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सारे पुरस्कारों के जो विजेता हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, और जो छत्तीसगढ़ रत्न के जो पुरस्कार हैं, है ना, छत्तीसगढ़ अलंकरण बोलते हैं, उन सारे पुरस्कारों को भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम करंट के दृष्टि से डील करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू है? कृषक जीवन ज्योति योजना, देखिए ये हम योजनाओं का भी कवर करेंगे, योजना का पार्ट लेकर आएंगे। कृषक जीवन ज्योति योजना के बारे में यहाँ दिया गया है, चलिए देख लेते हैं कृषक जीवन ज्योति योजना क्या है।